चलिए सुनते हैं राग दरबारी का अगला अध्याय। अध्याय 6। शहर से देहात को जाने वाली सड़क पर एक साइकिल रिक्शा चला आ रहा था। रिक्शा वाला रंगीन बनियान, हाफ पैंट, लंबे बाल, दुबले पतले जिस्म वाला नौजवान था। उसका पसीने से लथपथ चेहरा देखकर वेदना का फोटोग्राफ नहीं बल्कि वेदना का कार्टून आँख के आगे आ जाता था। रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथों की मुट्ठियां जमाए हुए बद्री पहलवान बैठे थे। रिक्शे पर उनके पैरों के पास एक संदूक रखा हुआ था। दोनों पैर संदूक के सिरों पर जमाकर स्थापित कर दिए थे। इस तरह पैर टूटकर रिक्शे के नीचे भले ही गिर जाए, संदूक के नीचे गिरने का कोई खतरा न था। संध्या का बेमतलब सुहावना समय। पहलवान का गांव अभी 3 मील दूर होगा। उन्होंने शेर की तरह मुंह खोलकर जम्हाई ली और उसी लपेट में कहा, इस साल फसल कमजोर जा रही है। रिक्शा वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में न था। वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। पहलवान ने अब उससे साफ साफ पूछा, किस जिले के हो? तुम्हारे उधर फसल की क्या हालत है? रिक्शे वाले ने सिर को पीछे नहीं मोड़ा। आंख पर आते हुए बालों की लटों को गर्दन की लोचदार झटक के साथ मत्थे के ऊपर फेंककर उसने कहा, फसल? हम देहाती नहीं हैं ठाकुर साहब, खास शहर के रहने वाले हैं। इसके बाद वो कूले मटका कर जोर से रिक्शा चलाने लगा। आगे जाने पर एक दूसरी रिक्शे को देखकर उसने घंटी बजाई। पहलवान ने दूसरी जम्हाई ली और फसल की ओर फिर से ताकता हुआ शुरू कर दिया। रिक्शा वाला साइकिल सवारी एक बेरुखी देखकर उलझन में पड़ गया। रंग जमाने के लिए उसने आगे वाले रिक्शे को ललकारा, अबे ओ बागड़ू, चल बाई तरफ। आगे का रिक्शा बाईं तरफ हो गया। पहलवान का रिक्शा उसके पास से आगे निकल गया। निकलते निकलते इस रिक्शा वाले ने बाईं ओर से रिक्शा वाले से पूछा, क्यों गोंडा का रहने वाला है या बहराइच का? वो रिक्शा वाले एक आदमी को कुछ गठरियों और एक गठरी नुमा बीबी के साथ लाद कर धीरे धीरे चल रहा था। इस भाईचारे से खुश होकर बोला, गोंडा में रहते हैं भैया? शहरी रिक्शे वाले ने मुंह से सिनेमा वाली सीटी बजाकर और आंखें फैलाकर कहा, वही तो। पहलवान ने इसी भी अनसुना कर दिया। सांस खींचकर कहा, जरा स्पीड बढ़ाओ रहो मास्टर। रिक्शा वाला सीट पर उचक कर रफ्तार बढ़ाते और हाथ भी भाषण देने लगा। ये गोंडा बहचाइन और इधर उधर के रिक्शा वाले आकर यहाँ चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज़ नहीं। इनसे ज़्यादा समझदार तो भूसा गाड़ी के बैल होते हैं। बिल्कुल होश। अंग्रेजी बाजारों में बिरछा गाते रहते हैं। मोची तक को रिक्शा पर बैठाकर उसे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ ले तो माल एनवी का फ्रेम्ड स्क्वायर, चलो तो दांत निकाल देते हैं। इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम न सुना होगा। पहलवान ने सिर हिलाया, कहा, ठीक कहते हो मास्टर, उधर वाले बड़े दलीर होते हैं। सत्तू खाते हैं और चना चबाकर रिक्शा चलाते हैं। 4 साल में बीमारी घेर लेती है और घिघियाने लगते हैं। रिक्शे वाले ने हिकारत से कहा, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, बड़े मक्खी चूस होते हैं। पार साल लू में एक साला रिक्शा वाला चलाते साला सड़क पर ही टे बोल गया। देह पर बनियान न थी पर टेंट से 22 रुपये निकले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज़ होती है। जब चल रही हो तो घर से न निकलना चाहिए। खा पी कर दरवाज़ा बंद करके पड़े रहना चाहिए। बात बड़ी मौलिक थी। रिक्शे वाले ने हेकड़ी से कहा, मैं तो यही करता हूँ। गर्मियों में बस शाम को सनीमे के टाइम गाड़ी निकालता हूँ। पर ये साले देहाती रिक्शा वाले, इनकी न पूछिए ठाकुर साहब। साले जान पर खेल सकते हैं। चवन्नी के पीछे मुंह से फेन गिराते हुए दोपहर को भी मीलों चक्कर काटते हैं। इक्के का घोड़ा भी उस वक्त पेड़ का साया नहीं छोड़ता। पर ये साले मारे हिकारत के रिक्शे वाले का मुंह थूक से भर गया और गला रूद गया। उसने थूक कर बात खत्म की। साले जरा सी गर्म हवा लगते ही सड़क पर लेट जाते हैं। पहलवान की दिलचस्पी इस बात में खत्म हो गई कि वे चुप रहे। रिक्शा वाले ने रिक्शा धीमा किया और बोला, सिगरेट पी ली जाए? पहलवान उतर पड़े और रिक्शे पर जोर देकर एक ओर खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने सिगरेट सुलगा दी। कुछ देर वह चुपचाप सिगरेट पीता रहा। फिर मुंह से धुएं के गोले गोले छल्ले छोड़कर बोला, उधर से देहाती रिक्शे वाले दिन रात बीड़ी फूक फूक कर दांत खराब करते रहते हैं। अब तक पीछे का रिक्शे वाला भी आ गया, फटी धोती और नंगा बदन। वो काक काक कर रिक्शा खींच रहा था। शहरी रिक्शे वाले को देखकर भाईचारे के साथ बोला,
भैया तुम भी गोंडा के हो न क्या? सिगरेट फूंकते हुए इस रिक्शा वाले नाक सिकोड़ का, अरे परे हट, क्या बकता है। वो रिक्शे वाला खिरखिर करता हुआ आगे निकल गया। आज के भावुकतापूर्ण कथाकारों ने न जाने किसे सीखकर बार बार कहा कि दुख मनुष्य को मासता है। बात कुल इतनी नहीं है। सच तो ये है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींचता है, फिर निचोड़ता है, उसके चेहरे को घुघु जैसा बनाकर उस पर दो चार काली सफ़ेद लकीरें घींच देता है, फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डंगों से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है और उसने गोंडा के रिक्शा वालों के साथ भी यही किया था, पर शहरी रिक्शा वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंककर उसने बिना कोई ध्यान दिए उसने अपने रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा भाषण शुरू हुआ। अपना उसूल तो ये है ठाकुर साहब की, चोखा काम चोखा दाम। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। जो कह दिया सो कह दिया। एक बार एक साहब मेरी पीठ पे बैठे बैठे घर के हाल चाल पूछने लगे। बोले सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है, रिक्शे पर रोक नहीं लगाती। कितनी बुरी बात है कि आदमी पर आदमी चढ़ता है। मैंने कहा तुम मत चढ़ो। वे कहने लगे मैं तो इसलिए चढ़ता हूँ कि लोग अगर रिक्शे का बाइकआउट कर दे तो रिक्शे वाले भूखे मर जाएंगे। उसके बाद वे फिर रिक्शे वालों के नाम पर रोते रहेंगे। बहुत रोते जाते थे और सरकार को गाली देते जाते थे। कहते जाते थे कि तुम यूनियन बनाओ, मोटर रिक्शे की मांग करो, ना जाने क्या क्या बकते रहते। मगर ठाकुर साहब हमने भी कहा कि बेटा झाड़ो रहो, चाहे कितना रो, हमारे लिए किराए की अठन्नी में एक पाई कम नहीं करूँगा। पहलवान ने आंखें बंद कर ली और जमाई लेकर बोले कुछ सिनेमा का गाना वाना भी गाते हो कि बातें झलते रहोगे? रिक्शे वाले ने कहा यहाँ तो ठाकुर साहब दो की बातें हैं, रोज़ सिनेमा देखकर और फटाक सिगरेट पीना, गाना भी सुना देता हूँ, इस वक्त गला खराब है। पहलवान हंसे। तब फिर क्या, शहर का नाम डुबोए हो? रिक्शा वाले इस अपमान को शालीनता के साथ हजम कर लिया। फिर कुछ सोचकर अब उसने धीरे से लौरी लप्पा की धुन निकालना शुरू की। पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने सवारी की तबीयत को गिरा देखकर फिर बात शुरू की। हमारे भाई की भी रिक्शा चलाते हैं, पर सिर्फ खास के मोहल्ले में सवारी ढोते हैं। एक सुल्तानपुरी रिक्शे वाले को उन्होंने 2-4 दाव सिखाए तो वो रोने लगा। बोला जान ले लो पर धर्म ना होगा, हम इस काम के लिए सवारी न ला देंगे। हमने कहा भैया बंद करो, गधे की दुलरी चलाकर घोड़ा न बनाओ। शिवपालगंज नज़दीक आ गया। उन्होंने रिक्शा को सनद जैसी देते हुए कहा तुम आदमी बहुत ठीक हो, सबको मुंह न लगाया चाहिए, तुम्हारा तरीका पक्का है। फिर वे कुछ सोचकर बोले पर तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली ढाली है, कुछ महीने दंड बैठक लगा लाओ, फिर देखो क्या होता है। उससे क्या होगा? रिक्शे वाले ने कहा मैं भी पहलवान हो जाऊंगा। पर अब पहलवानी में क्या रखा? लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है तो नीचे नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमच्चा हो तो पहलवान हुए तो क्या, और न हुए तो क्या। कुछ रुककर रिक्शा वाले ने इत्मीनान से कहा पहलवानी तो अब देहात में ही चलती है ठाकुर साहब, हमारे उधर तो अब छुरेबाजी का जोर है। इतनी देर बाद बद्री पहलवान को अचानक अपमान की अनुभूति हुई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने रिक्शा वाले की बनियान चुटकी से पकड़कर खींची और कहा अबे घंटे भर से ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? जानता नहीं मैं बाभन हूँ? ये सुनकर रिक्शे वाले पहले तो चौंका, पर बाद में उसने सर्वोदयी भाव ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं कहकर वो सड़क के किनारे प्रकृति की शोभा निहारने लगा। रामाधीन का पूरा नाम बाबू रामाधीन भिखम खेड़ी था। भिखम खेड़ा शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव था जो अब यूनानो मिस्र रोमा की तरह जहाज से मिट चुका है। यानी वो मिटा नहीं था, सिर्फ शिवपालगंज वाले ने बेवकूफ़ी के मारे उसे मिटा दिया। भिकमखेड़ा आज भी कुछ झोपड़ों में, माल विभाग के कागजात में और बाबू रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित है। बचपन में रामाधीन भिकमखेड़ा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े शहर तक पहुंच जाते थे। वहां किसी भी ट्रेन में बैठकर की योजना बनाकर वे किसी न किसी बहाने शहर तक पहुंच जाते थे। कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी। उसे कई ढंगों से कलकत्ते में बड़े व्यापारियों के साथ पहुंचाने की आदत
उनके हाथ में थी। वहाँ से देश के बाहर भेजने का काम भी उन्हीं के हाथ में था, पर वे महत्वाकांक्षी न थीं। अपनी आदत का काम वे चुपचाप करते और सब समय में पश्चिम के जिलों से आने वाले लोगों को सोहरब कर लेते। अफीम के कारोबार में अच्छा पैसा था और दूसरे व्यापारियों में इससे ज़्यादा स्पर्धा भी नहीं थी। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी खराबी थी कि यह कानून के खिलाफ थी। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों में रह कहते, इस बारे में क्या कह सकता हूँ, कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया। जब बाबू रामाधीन अफीम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी वही रवैया अपनाया। उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया और ये बताने की कोशिश की कि विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए हैं और हर एक छोटी बात पर जुर्म का नाम दे दिया जाता है। जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा हुआ। पौधा उगता है तो उसमें खूबसूरत से सफ़ेद फूल निकलते हैं, अंग्रेजी इसे पॉपी कहते हैं। उसी की एक दूसरी किस्म होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं, उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। उस फूल की तीसरी किस्म होती है जिसे डबल पॉपी कहते हैं। हुजूर, ये सब फूल पत्ती की बातें हैं, उन्हें जुर्म क्या सरोकार। उसे सफ़ेद फूल वाले पॉपी के पौधे के बाद वो काली काली चीज़ निकलती है। इस लेक्चर के बावजूद बाबू रामाधीन को 2 साल की सज़ा हो गई, पर सज़ा तो उस जमाने में ही हो जाती थी। असली सी सज़ा के पहले इजलास में दिया जाने वाला लेक्चर था। बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस लेक्चर देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारी से लेकर अहिंसावादियों तक शहीद हो चुके हैं। उन्हें यकीन था कि इस लेक्चर से उन्हें शहीद बनने की आसानी होगी। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि उनकी आढ़त की दुकान बंद हो गई। इससे आगे बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान बनवा लिया, कुछ खेत लेकर किसानी शुरू कर दी, गांव के लड़कों को कौड़ी जगह ताश से जुआ खेलना सिखा दिया और दरवाजे की चारपाई पर पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाने में दक्षता प्राप्त की। बाबू रामाधीन एक जमाने तक गांव में बड़ा दौरा रहा। उसके मकान के सामने एक छप्पड़ का बंगला पड़ा जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते। एक और भंग की ताजी पत्ती घुटी, वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होंने गांव में पहली बार कैना, लश्कर आदि अंग्रेजी फूल लगाए। भीम खेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर भी होंगे। अब तो वे नहीं रहे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में वे एक आध बार शायर हो गए थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मातृभूमि प्रेम है, इसलिए बम्बई और कलकत्ता में भी अपने गांव या कस्बे का नाम के पीछे बांधे जाते थे। एक प्रकार से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। जिसे अपने को बम्बई में संडी लवी हुए शर्म नहीं आती, वही कुर्ता पैजामा पहने, मुंह में 4 पान और 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है। जो कलकत्ता में अपने को बराबरी करते हुए हिचकता है, ये यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी कहते हुए हिचकेगा। इस सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ते में अपने दोस्त के बीच बाबू रामाधीन भीमखेड़ा के नाम से मशहूर हो गए। यह सब दानिश डांडवी की सोहबत में हुआ। वे डांडवी की देखा देखी उर्दू कविता दिलचस्पी लेने लगे और चूंकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से होती है, इसलिए दूसरों को देखते देखते उन्होंने एक दिन शेर लिख डाला। रामधारी ने कहा, मैंने तो शेर लिखा है, कहाँ नहीं है। वे बोले, गलत बात, शेर लिखा नहीं जा सकता, पर मैं तो लिख चुका हूँ। नहीं, तुमने शेर कहा है, शेर कहा जाता है, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाईं। शिवपालगंज में आकर गजहा लोगों के सामने विशिष्टता दिखाते हुए उन्होंने फिर से अपने आप को भीमखेड़ी का खटखटा बांधा। जब बाद में बिना किसी कारण फिर गांव में पूरे भारत की सभ्यता के असर से वे गुटबंदी के शिकार हो गए, तो उन्होंने एक हाथ से लिखकर यह भी साबित किया कि भीम खेड़वी सिर्फ भूगोल का ही नहीं, कविता का भी पसंद है। कुछ दिन बाद बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाई। चक्की ठाठ से चली और बैद जी के विरोधी ने कहना शुरू किया कि उसका संबंध कॉलेज के बजट से है। जन भावना को रामाधीन ने अपनी इस अमर कविता द्वारा प्रकट किया। क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीम खेड़वी, खोलने कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई। गांव के बाद बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका। कुछ अंधेरा हो गया और रुकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बद्री पहलवान ने कहा, कौन है बे? अबे तवे न करो पहलवान, मैं रामाधीन हूँ, कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो गया। रिक्शे वाले ने
एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया। आदमी धोती कुर्ता पहने था, पर धुंधलके में दूसरे आदमी के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर से पहचाना जा सकता था। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वो बोला, मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, सुना? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली खोजकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, तो अभी से क्यों टिलो टिलो लगाए हो? जब डाका पड़े लगे तब मुझे बुला लेना। रिक्शे वाले ने पेंडल पर जोर दिया, पर रामाधीन ने उसका हैंडल इस तरह पकड़ रखा था, उसके इस जोश ने जोर को काट दिया। रिक्शा अपनी जगह रहा। बद्री पहलवान ने भुनभुनाकर कहा, मैं सोच रहा था कि कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर राड़ की तरह रोने लगे। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा, शिकायत कर रहा हूँ। बैद जी के घर में तुम ही एक आदमी हो जो बाकी तो पनसाखा है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैत ने मुझे 5,000 रुपये मांगे हैं। बद्री पहलवान ने अपने जांग पर हाथ मारकर कहा, मन हो तो दे जाओ, न मन हो तो कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा कहे चलो रिक्शे वाले, पर नजदीक है, बाहर पिसी हुई भंग तैयार होगी। पी कर हाथ धोकर कमर पर बढ़िया लगोट कसकर ऊपर एक कुर्ता झाड़कर बैठकर हुम कर बैठा जाएगा। लोग पूछेंगे, पहलवान क्या कर रहे हो? वे आंख बंद करके दूसरे के सवाल सुनेंगे, दूसरे को जवाब देंगे। देह की ताकत और भंग की घुमाव से सारे संसार की आवाजें मछड़ों की बड़बड़ाहट सी जान पड़ेगी। सपनों में डूबते उतराते बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शा वालों को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूँ चलो, पर वो चलता कैसे? रामाधीन का हाथ अभी भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपए की बात नहीं, मुझे कोई क्या खाकर रुपया लेगा? मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि रूपन को हटक दो। अपने को कुछ ज्यादा समझने लगा है, नीचे नीचे चले, आसमान की ओर क्यों उड़ रहा है? बद्री पहलवान अपनी जांघों पर जोर लगाकर रिक्शे से नीचे उतर पड़े। रामाधीन को पकड़कर रिक्शे वाले से कुछ दूर ले गए और बोले, क्यों अपनी जवान खराब कर रहे हो? क्या किया रूपन ने? रामाधीन ने कहा, मेरे घर पर डकैती चिट्ठी रूपन ने ही भिजवाई है, मेरे पास इसका सबूत है। पहलवान भुनभुनाए, 2-4 दिन के बाद निकलना मुश्किल है। उधर में गया, इधर चोचला खड़ा हो गया। कुछ सोचकर बोले, तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात है? रामाधीन को अभय दान देती हुई उन्होंने जोर से कहा, तो फिर तुम्हारे यहाँ डाका वाका न पड़ेगा, जाओ चैन से सो जाओ। रूपन डाका नहीं डालने देंगे, लौंडे हैं, मस्खरी ही होगी। रामाधीन कुछ तीखेपन से बोला, सो मैं तो भी जानता हूँ रूपन ने मस्खरी की है, पर यह मस्खरी कोई मस्खरी है? बद्री पहलवान ने सहमति प्रकट की। हाँ, कहा, तुम ठीक कहते हो, टुकाची ढंग की मस्खरी है। सड़क पर एक ट्रक तेजी से आ रही थी। उसकी रोशनी में आंख झिलमिलाते हुए बद्री ने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा किनारे करो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं। रामाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे। इस तरह की बात सुनकर बोले, नाराज होने की बात नहीं पहलवान, पर सोचो, ये भी कोई बात हुई? वे रिक्शे की तरफ बढ़ गए। बैठते हुए बोले, जब डाका ही नहीं पड़ा है तो क्या बहस? चलो रिक्शे वाले। चलते चलते उन्होंने कहा, रूपन को समझा दूंगा, ये बात ठीक नहीं। रामाधीन ने पीछे से आवाज ऊंची करके कहा, उसने मेरे यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी, इस पर उसे सिर्फ समझाओगे? ये समझाने की नहीं, जुतियाने की बात है। रिक्शा चल दिया। पहलवान ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी यहाँ वैसे ही चिट्ठी भिजवा देना।